चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राथमिक सेल प्राइमरी बैटरी जो है प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल कहिए उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसे जो पिछले वीडियो था इसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे। जो व्यावसायिक जो सेल होता है, जो बैटरी होता है, उसे किसे कहते हैं, व्यावसायिक सेल या बैटरी क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज़ पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे जो व्यावसायिक सेल होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल और तीसरा होता है ईंधन सेल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्राथमिक सेल है, जो प्राइमरी सेल है, प्राइमरी बैटरीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये प्राथमिक सेल क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्राथमिक सेल। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी अनुत्क्रमणीय होता है। प्राथमिक बैटरी अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में प्रसारित होने के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, प्राथमिक बैटरी अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात ये रिवर्सिबल नहीं होता है, उत्क्रमणीय नहीं होता है। अर्थात इसमें जो अभिक्रिया एक बार हो जाएगा उसे हम फिर से उस अभिक्रिया को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। अर्थात इसमें जो है एक ही दिशा में प्रसारित होती है। इसमें जो होती है जो रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में प्रसारित होती है। मतलब इसका यह है कि इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वह रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही बार होती है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही बार होती है। तो प्राथमिक सेल में जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वह रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही बार होती है, जिसके वजह से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अर्थात प्राथमिक बैटरी अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में प्रसारित होने के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अर्थात इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया है वह एक ही दिशा में होती है और ये अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय मतलब इसे फिर से दोबारा इस रिएक्शन को हम लोग नहीं करा सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे जो प्राथमिक बैटरी है, प्राथमिक बैटरी में उपस्थित पदार्थ समाप्त हो जाने पर सेल निष्क्रिय हो जाता है। अर्थात जो बैटरी है, जो हमारा प्राथमिक बैटरी है, इसमें जो पदार्थ मौजूद होगा, अगर वह पदार्थ एक बार समाप्त हो गया तो उस पदार्थ को समाप्त हो जाने पर जो हमारा सेल होता है वह सेल डिस्चार्ज हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और जब यह निष्क्रिय हो जाएगा सेल, तो इस सेल को हम पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इस सेल को हम लोग पुनः आवेशित नहीं कर सकते, अर्थात इसे फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। अर्थात प्राथमिक बैटरी में एक बार जो पदार्थ डाल दिया गया और रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें एक ही बार होगा और वह पदार्थ अगर ख़त्म हो गया तो पदार्थ ख़त्म हो जाने के बाद उसको हम फिर जो सेल है उस सेल को फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते। जब वह पदार्थ ख़त्म हो जाएगा तो वह सेल अपने ही आप निष्क्रिय डिस्चार्ज हो जाएगा, वह डिस्चार्ज हो जाएगा और उससे हम फिर से आवेशित नहीं कर सकते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। तो प्राथमिक सेल क्या है, प्राथमिक सेल एक अनुत्क्रमणीय सेल होता है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही बार होती है और प्राथमिक बैटरी में जो पदार्थ मौजूद है वह पदार्थ अगर समाप्त हो गया तो सेल बैटरी जो है निष्क्रिय हो जाएगा और इसे हम फिर से पुनः से इसे हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते हैं। जो प्राथमिक सेल होता है, जैसे प्राथमिक सेल में आता है, जैसे हो गया शुष्क सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया। जैसे शुष्क सेल हो गया, जैसे ये डेनियल सेल है, मरकरी सेल है, जिसका उपयोग हम लोग जैसे घड़ी में करते हैं, कलाई घड़ी में करते हैं, रेडियो में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, कैलकुलेटर में करते हैं। तो ये जितने भी सारी सेल होती है ये सब प्राथमिक सेल ही होती है। जैसे जितने भी सारे घड़ी है, घड़ी जो होते हैं, जो कलाई घड़ी होते हैं, जो कैलकुलेटर होते हैं, उसमें हम लोग मरकरी सेल का प्रयोग करते हैं, उसमें हम लोग मरकरी सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे निपो बैटरी हो गया जिसे हम लोग टॉर्च में, रेडियो में उपयोग करते हैं, वह शुष्क सेल होता है, उसे हम लोग शुष्क सेल कहते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे जो प्राथमिक सेल है, तो प्राथमिक सेल के कुछ जैसे यहाँ पे शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल के बारे में पढ़ते हैं कि शुष्क सेल कैसा होता है। तो यहाँ पे चलिए एक सेल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। और ये यहाँ पे एक और चीज़ है, जो प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल को हम लोग लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। और लेक्लांसी सेल जो है
शुष्क सेल का ही रूप है, अर्थात जो शुष्क सेल है वह लेकलांसी सेल का जो होता है वह छोटा रूप होता है। जो शुष्क सेल होता है वह लेकलांसी सेल का छोटा रूप होता है। तो प्राथमिक सेल को हम लोग लेकलांसी सेल भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो शुष्क सेल है जो प्राथमिक सेल के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, तो चलिए शुष्क सेल को देखते हैं, शुष्क सेल को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुष्क सेल, ड्राई सेल। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे कि शुष्क सेल क्या है। तो चलिए इसका शुष्क सेल जो है, शुष्क सेल का हम लोग बनावट देखते हैं पहले कि शुष्क सेल में जो बनावट होती है वह किस प्रकार की बनावट होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए शुष्क सेल का ये बनावट है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में इसमें जो है जिंक धातु का बाह्य पदार्थ होता है जो एनोड के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा जिंक का कंटेनर है। ये जो एक कंटेनर लिया गया है ये कंटेनर हमारा जिंक का कंटेनर है जो एनोड का कार्य करेगा, जो एनोड का कार्य करेगा। जिंक पात्र के अंदर विद्युतरोधी कागज का अस्तर होता है और जिंक पात्र जो है इसके जस्ट अंदर, यहाँ पर ये जो जिंक पात्र बना है तो इसके जस्ट अंदर पर, इसके जस्ट अंदर ऐसे ऐसे क्या लगा हुआ रहता है, चारों तरफ से एक विद्युतरोधी कागज लगा हुआ रहता है, अर्थात जिसे विद्युत धारा को क्या करता है वो रोकता है। विद्युतरोधी कागज लगा हुआ रहता है कंटेनर, जो जिंक कंटेनर होता है उसके अंदर के तरफ लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे जो है सेकेंड में है जो कैथोड छड़ ग्रेफाइट होता है इसमें। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, ये ग्रेफाइट छड़ है। ये ग्रेफाइट छड़, ये ग्रेफाइट छड़ जो आप लोग अगर निप्पो बैटरी देखे होंगे जो रेडियो में लगता है, टॉर्च में लगता है, तो उसमें देखे होइएगा एक काला लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रेफाइट रॉड है। ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड है जो कौन चीज़ का कार्य करता है, जो कैथोड का कार्य करता है। जो कौन चीज़ का कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। और कैथोड ग्रेफाइट छड़ होता है जो MnO2 तथा कार्बन चूर्ण से घिरा हुआ होता है। और यहाँ पे जो ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण है जिससे ये घिरा हुआ है। ये जो ग्रेफाइट रॉड है, ये ग्रेफाइट रॉड के जो चारों तरफ है, ये चारों तरफ यहाँ पे MnO2 प्लस कार्बन का क्या रहता है, कार्बन के चूर्ण से ये घिरा हुआ रहता है। अब यहाँ पे आगे देखिए कैथोड तथा एनोड के बीच रिक्त स्थान को NH4Cl तथा ZnCl2 के पेस्ट से भर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा कैथोड, और यहाँ पर ये जो है ये कंटेनर दिखाई दे रहा है, ये कंटेनर हो गया एनोड। तो ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। तो इसके बीच में जो ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसके बीच में जो ये जितने भी सारे खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, ये खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, ये सारे खाली स्थान को NH4Cl और ZnCl2 के पेस्ट से क्या कर देते हैं, ये सबको भर देते हैं। ये जितना भी सारा दिखाई दे रहा है ये सभी NH4Cl प्लस ZnCl2 के पेस्ट से हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको ZnCl2 के पेस्ट से भर दिया जाता है। NH4Cl प्लस ZnCl2 के पेस्ट से इसको भर दिया जाता है। अब इसमें जो होती है, अब यहाँ पे इसका जो इसका बनावट हो गया कि इसमें बनावट कैसे होता है। तो इसमें जो कंटेनर लेते हैं वह कंटेनर जिंक का होता है जो एनोड का काम करता है, और इसमें जो कैथोड होता है वह कैथोड ग्रेफाइट के रॉड होता है। वह कैथोड जो होता है ग्रेफाइट के रॉड होता है, और ग्रेफाइट के जो छड़ होता है वह कार्बन प्लस MnO2 के चूर्ण से घिरा हुआ रहता है। यह कार्बन और MnO2 के चूर्ण से घिरा हुआ रहता है। और एनोड और कैथोड के बीच में जो खाली स्थान होता है, एनोड और कैथोड के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग NH4Cl प्लस ZnCl2 के पेस्ट से भर देते हैं। तो यहाँ पे इसका बनावट हो गया। अभी इसके बीच में जो रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया होता है इलेक्ट्रोड पे, उस इलेक्ट्रोड के अभिक्रिया को देखते हैं। तो इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, तो ये जो इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड पे कैसी अभिक्रिया होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एनोड पर। यहाँ पर देखिए एनोड पर, तो एनोड कौन है, जिंक है। एनोड जो है जिंक काम कर रहा है जो बाहरी कंटेनर है। यहाँ पर देखिए जिंक पे क्या, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। तो एनोड किसका है, जिंक का है, तो जिंक का हो जाएगा ऑक्सीकरण, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। अर्थात यहाँ पर जो बाहरी जो परत है जो जिंक का कंटेनर है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अर्थात इसी एनोड के ऑक्सीडेशन से ही आपको पता चल रहा है, जो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, इसी से पता चल रहा है कि ये सेल जो है, ये सेल के जो
आयु होती है वह ज़्यादा नहीं होता है, इसकी जो आयु होती है ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो कंटेनर है उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अर्थात यहाँ पे जो जिंक का जो कंटेनर लिया हुआ धीरे धीरे वह खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो यहाँ पे एनोड पर हम लोग देख लिए, एनोड है Zn का जिसका होगा ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे कैथोड पर देखते हैं, तो देखिए कैथोड किस चीज़ का है, ग्रेफाइट का है, जिसमें MnO2 है, जिसमें क्या है हमारा MnO2 है। तो MnO2 है, मैग्नीज है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे हम लोग जानते हैं होता है रिडक्शन, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अर्थात उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी। तो यहाँ पर देखिए जो MnO2 है, ये MnO2 जो है अपना ऑक्सीडेशन में कमी करेगा। यहाँ पे MnO है, MnO2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 MnO2 प्लस यहाँ पे NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझे, यहाँ पर जो MnO2 है, यहाँ पर जो आपको MnO2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो MnO2 है, ये MnO2 MnO और OH में चेंज हो जाता है, MnO और OH में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखें तो Mn का जो यहाँ पे MnO4 है, तो MnO4 पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +4 है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है हमारा, +4 है ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसका है, MnOOH का, तो यहाँ पे इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इस पर इसका यहाँ पे कितना होता है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +4 से +3 में आ रहा है, यहाँ पर +4 से ये +3 में आ रहा है, अर्थात MnO4 MnOOH जो है ये +4 से +3 में आ रहा है, अर्थात इसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है उसका होता है अपचयन। तो अब मगर यहाँ पे ये बात है, जब ये MnO2 MnOOH में चेंज होता है तो यहाँ पर देखिए इसमें हाइड्रोजन आ जाता है, इसमें कौन चीज़ आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ले आने के लिए यहाँ पे हम लोग NH4 प्लस आयन लेते हैं, यहाँ पर NH4 प्लस आयन लेते हैं। जो यहाँ पर NH4Cl दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे NH4Cl है, जब Cl को हटाएंगे तो यहाँ पे NH4 प्लस आयन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आता है, तो वह हाइड्रोजन को लाने के लिए यहाँ पे MnO2 के साथ हम लोग NH4 प्लस आयन का उपयोग करते हैं, NH4 प्लस आयन का उपयोग करते हैं। और हम लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ये हो गया कैथोड पर क्या अभिक्रिया। तो कैथोड की अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, अर्थात इसको बैलेंस्ड करने के लिए 2 लिखा गया है। तो ये 2NH4 प्लस आयन तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन 1 दे देगा तो ये NH3 में चेंज हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो NH3 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2MnOOH प्लस 2NH3 बनाता है, यहाँ पर 2NH3 बनाता है। अब यहाँ पर देखिए Zn2 प्लस निकल रहा है और यहाँ पे 2NH3 निकल रहा है। तो यहाँ पर जो एनोड पर जो उत्पन्न होता है Zn2 प्लस, एनोड पर जो, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे NH4Cl तो अभिक्रिया कर लिया और यहाँ पर ZnCl2 भी। अब यहाँ पर जो ZnCl2 है वह ZnCl2 बच गया, यहाँ पर NH4Cl का तो काम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ZnCl2 है ये ZnCl2 बच जाता है, यहाँ पर ZnCl2 बच जाता है, जो क्या करता है एनोड पर उत्पन्न Zn2 प्लस आयन कैथोड पर मुक्त NH3 से संयुक्त होकर के डाईएमीन 2 धनायन बनाता है, अर्थात यहाँ पर जो Zn2 प्लस है, यहाँ पर जो एनोड पर जो Zn2 प्लस मुक्त हो रहा है और कैथोड पर जो NH3 मुक्त हो रहा है, ये दोनों क्या करता है, क्रिया करता है, और ये दोनों क्रिया करके संयुक्त होकर के डाईएमीन जिंक 2 धनायन बनाता है, डाईएमीन जिंक 2 धनायन बनाता है, जो यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जो एक यह क्या है, यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो अब यहाँ पर देखिए इस सेल का जो विभव होता है, वह 1.25 से, इस सेल का जो विभव है यह 1.25 से कितना होता है, 1.25 से 1.5 के पास का होता है, रेंज का होता है। अर्थात ये सेल का विभव 1.25 से 1.5 के बीच का होता है। अब यहाँ पर देखिए
इस सेल का जो जीवन अवधि होता है वह कम होता है, इस सेल का जो है जीवन अवधि वह कम होता है, क्योंकि इसमें जो NH4Cl जो यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पर जो NH4Cl जो है ये डाला हुआ है, ये NH4Cl का जो पेस्ट होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। NH4Cl का जो पेस्ट होता है वह हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति के होने के कारण ये जिंक पात्र को लगातार क्या करते रहता है, क्षारित करते रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो NH4Cl है, यहाँ पर जो NH4Cl है, यहाँ पर NH4Cl है, तो ये क्या करेगा, ये NH3 प्रदान करता रहेगा, NH3 प्रदान करता रहेगा, और Zn2+ जो है एकरा से अभिक्रिया करके डाईएमीन जिंक 2 धन आयन को बनाता रहेगा, जिसके वजह से ये जो जिंक कंटेनर होता है वह जिंक कंटेनर का जो है धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है, वह धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसमें धीरे धीरे वह खराब होने लगता है। तो खराब होने लगता है तो इसकी जो जीवन अवधि होती है वह क्या होती है, कम होती है, इसकी जो जीवन अवधि होती है वो कम होती है। तो यहाँ पे याद रखना ये जो सेल होता है ये सेल का भी वो 1.25 से 1.5 होता है, और इस सेल का जो है जीवन अवधि ज़्यादा नहीं होता है, जीवन अवधि कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक का जो कंटेनर ही रहता है तो कंटेनर क्या करने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। जिस कंटेनर में रखा गया है अगर वही कंटेनर ऑक्सीडाइज होने लगे तो उसका जो है जीवन अवधि ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो ये हमारा था शुष्क सेल, और इस शुष्क सेल तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि ये जो शुष्क सेल है ये शुष्क सेल क्या है। तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, जो शुष्क सेल है तो शुष्क सेल में जो है कंटेनर जो है वह Zn का कंटेनर लिया जाता है, जिंक का कंटेनर लिया जाता है, और यह जिंक का कंटेनर एनोड का काम करता है, और ग्रेफाइट के छड़ लिया जाता है जो बीच में रहता है, और ग्रेफाइट के छड़ को हम लोग कंटेनर के बीच में लगाते हैं, और ग्रेफाइट के छड़ जो है कैथोड का काम करता है। और जो हमारा ग्रेफाइट का जो छड़ होता है, और जो हमारा ग्रेफाइट का छड़ होता है वह ग्रेफाइट के छड़ चारों तरफ से MnO2 और प्लस कार्बन के चूर्ण से घिरा हुआ रहता है, MnO2 प्लस कार्बन के जिंक से घिरा हुआ रहता है। और एनोड और कैथोड के बीच जो खाली स्थान रहता है, एनोड और कैथोड के बीच, यहाँ पे एनोड और कैथोड के बीच जो खाली स्थान रहता है उस खाली स्थान को हम लोग NH4Cl तथा ZnCl2 के पेस्ट से भर देते हैं। उसके बाद भर देने के बाद एनोड और कैथोड पे अभिक्रिया होता है, जिसमें एनोड पे अभिक्रिया होता है जो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, और कैथोड पे जो है MnO2 प्लस NH4 का रिडक्शन होता है, MnO2 प्लस NH4 का क्या होता है, रिडक्शन होता है। उसके बाद जो एनोड पर जो Zn2+ आयन मुक्त होता है और कैथोड पे NH3 जो मुक्त होता है, दोनों एक साथ अभिक्रिया करके एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। और यह जो सेल होता है इस सेल का विभव 1.25 से 1.5 के रेंज का होता है, 1.25 से 1.5 के रेंज का होता है। यह जो होता है इसकी जो जीवन अवधि होती है, जो शुष्क सेल है, इस शुष्क सेल की जो जीवन अवधि होती है वह कम होता है, क्योंकि इसमें जो NH4Cl जो डाला गया रहता है यह NH4Cl अम्लीय प्रकृति का होता है, NH4Cl अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसके वजह से ये जिंक पात्र को लगातार क्षारित करता रहता है, जिसके वजह से वह धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो आई होप कि ये शुष्क सेल जो है, प्राइमरी सेल जो है, ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंडरी सेल को करेंगे, द्वितीयक सेल को करेंगे, और उसमें भी एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल का हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे, प्राथमिक सेल का उपयोग हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं। कैलकुलेटर हो गया, घड़ी हो गया, रेडियो हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब चीज़ में हम लोग प्राथमिक सेल का उपयोग करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेकेंडरी सेल को। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।